सुनील भाई, अब एक दो चीजें जरा बता दीजिए। मैं G7 को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं, और वो कहीं बात हुई है उसके मतलब ये केवल मतलब मन की, नॉट द फ्लाइट ऑफ माय इमेजिनेशन। ऐसा माना गया है कि दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि मोदी जी अवॉइडेड गोइंग टू G7 क्योंकि वो ट्रंप के सामने नहीं जाना चाहते हैं। उनको एक डर ये है कि अगर ट्रंप के सामने जाएंगे और ट्रंप जिस तरह से व्यवहार करते हैं, तो वो फिर से जो 8-9 बार कह चुके हैं, अमेरिका की अदालत में अपने 4 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल के लोगों से हल्फनामा दिलवा चुके हैं, एफिडेविट दिलवा चुके हैं कि भाई मैंने इसलिए इसको किया, मैंने इस नेगोशिएट किया इन दोनों के बीच का सीज फायर, और दोनों को मैंने डराया कि ट्रेड करेंगे सब। तो ऐसा माना जा रहा है एक वर्ग का कि मोदी जी की तरफ से ये हुआ है कि किसी तरह से इसमें से हमें निकालो, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां जाऊंगा तो ट्रंप इस चीज को ही विल इंसिस्ट कि वो इनके साथ खड़े हों और वहां पे इनके मुंह से वो बुलवाएं कि इस सीज फायर का श्रेय यूएस को जाता है, ट्रंप जी को हम धन्यवाद देते हैं। इस तरह की बात को अवॉइड कर रहे हैं, और उसका रिपरकशन यह है कि आने वाले समय में इसकी पूरी संभावना है कि अब जहां पे भी ट्रंप रहेंगे वहां मोदी जी दिखाई नहीं देंगे। ही विल अवॉइड गोइंग टू दैट मीटिंग। या तो जैसे होता नहीं, या तो बुखार आएगा, या तबीयत खराब होगी, या कोई पैर में मोच आ जाएगी, या कुछ ना कुछ होगा। अब ये ट्रंप के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से बातचीत करते हैं, हम सबने देखा ज़ेलेंस्की के साथ, जितने एग्रेसिवली वो लग रहा था कि मारपीट से लेस देन मारपीट था, शायद थोड़ी देर और चलता तो मारपीट हो जाती। तो वो उस तरह का जो व्यवहार करना, एक तो वो है। मैं दूसरे एक तो इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है कि इस समय मोदी जी थोड़ा बाहर जाने में घबराएंगे, क्योंकि बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे, और खास करके अमेरिका के ट्रंप के साथ तो नहीं जाएंगे। दूसरा, मैं एक चीज और पूछ लूं कि ये जो ओवरऑल हुआ, मैं भी देख रहा हूं मेरे चैनल पे भी कुछ पाकिस्तान के लोग आके इसमें अपना कमेंट कर रहे हैं। जब तक भाषा की मर्यादा रहेगी मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, भाषा की मर्यादा रखिएगा। सुनील जी, मुझे ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर का भी बताया जा रहा है कि इलेक्शन में यूज होगा, हम इलेक्शन में करेंगे, गांव-गांव जाएंगे। बीजेपी इसको बड़े स्केल पे यूज कर रही है चुनाव के लिए। लेकिन अगर इसको केवल चुनाव के गणित से देखें, वो कौन कितने जहाज गिरे, नहीं गिरे, क्या हुआ, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, तो आपको नहीं लगता है कि ज्यादा फायदा पाकिस्तान का हो गया चुनाव के हिसाब से? असीम मुनीर फील्ड मार्शल बना दिए गए। असीम मुनीर जो मतलब वहां की जो आर्मी रूल है, उसको एक कहीं ना कहीं से ताकत मिल गई। ये देखो, हम पाकिस्तान के में ये करके हम इस तरह से, तो एक एक डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वो काम हुआ, और जिसमें पाकिस्तान की आदमी तो सबसे ज्यादा खुश है। शाहबाज, जो नवाज शरीफ के भाई साहब हैं, जो इसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इमरान खान को लेके एक बड़ी सांसद थी वहां। अब इमरान खान का नाम ही पीछे चला गया, अब सब लोग वाह 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 कर रहे हैं। मैं इस पे भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि इस युद्ध से जो हमें हो सकता है कि इसकी वजह से बीजेपी अगले 100 साल तक इलेक्शन जीते, सब कुछ हो जाए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान का ये वाला जो चुनावी फायदा है, उसका जो प्रेजेंट लोग हैं, जो वहां की आर्मी है उसको, और जो वहां के प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं, उनके नॉन इनकम्बेंसी, उनकी अकर्मण्यता, उनके काम न करने पे विराम लग गया, और लोग अब इसी में खुश हैं? सुनील भाई। धन्यवाद आनंद जी। एक तो G7 में न जाने की बात का जो आपने एक नैरेटिव बताई कि मोदी जी खुद नहीं जाना चाहते, ये अगर भारत वहां नहीं जाना चाहता तो ये तो ढोल बजा कर कहा जाता कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते। ये दुनिया के सबसे ज्यादा औद्योगिकृत देश हैं, सभी लोकतांत्रिक देश हैं सातों के सातों, और वहां पे आप पिछले 6 साल से आप जाते रहे हैं। अब तक तो ये बात कही जाती रही है कि वहां के आमंत्रण को मैनेज करने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से कोशिश की जा रही है, जो नहीं हुआ। और यह बातें कही जा रही है कि चूंकि कनाडा में हो रहा है इसलिए नहीं बुलाया गया। आज की तारीख में G7 का अध्यक्ष तो इटली है, कनाडा तो ही वेन्यू है, अध्यक्ष तो इटली है। इटली ने भी नहीं कहा आपको बुलाने के लिए। यह बात कही जा रही है बार बार कि अभी तक किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया। आपने कहा कि G7 का कोई सेक्रेटरीट नहीं है, उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई, कनाडा की तरफ से कोई बात नहीं आई, लेकिन जिन देशों को आमंत्रित किया गया तो कह रहे हैं कि मुझे G7 में आमंत्रित किया गया। साउथ अफ्रीका कह रहा है कि आमंत्रित किया गया, यूक्रेन कह रहा है कि आमंत्रित किया गया। तो कम से कम 2-3 देश ऐसे जो कह रहे हैं,
और आप अगर इस बिना पर कि आप ट्रंप के सामने आप नहीं पढ़ना चाहते या उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते, तो आप तो अपनी कमजोरी प्रदर्शित करेंगे। यानी जो बात सरकार कह रही है कि नहीं, ये युद्ध विराम दो देशों के बीच में आपसी समझदारी का परिणाम, अमेरिका को लेना लादना नहीं है, किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं कहा। ट्रंप का नाम लेके किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने जो ट्रंप दावा कर रहे हैं उसका हम खंडन करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है उनके बीच बातचीत हुई और युद्ध विराम हो गया। कौन स्वीकार कर लेगा इसको? आपके सीडीएस कह रहे हैं कि 7 तारीख को हम नुकसान में थे, 2 दिन हमने तैयारी की, 10 तारीख को हमने हमला किया और 10 की शाम को आपने युद्ध विराम कर दिया। आपकी बात में कोई तालमेल होना चाहिए ना। जो बात अभी तक, अच्छा युद्ध में जब भी कोई युद्ध हुआ उस युद्ध में भारत हमेशा आगे रहा और उसकी इमेज इस तरह से बन के आई कि मजबूत स्थिति में। इस युद्ध में हम भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में रख दिया गया, दुनिया की ताकतें कहने लगी। हम भी ये कहते रहे कि हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारा जो संघर्ष है वो आतंकवाद के खिलाफ है। पूरी दुनिया कहती है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक साथ हैं और आप कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ मेरा संघर्ष है, तो पूरी दुनिया को आपके साथ खड़ा होना चाहिए था। आखिर हम दुनिया को समझा क्यों नहीं पाए कि पाकिस्तान वह देश है जो आतंकवादियों को प्रश्रय देता है और सभी आतंकवादी वहीं पलते हैं? ये तो समझाना था लोगों को। जिस घटना विशेष के कारण हम इस संघर्ष के लिए इस संघर्ष की नौबत आई, उसको लेकर के भी हम दुनिया को नहीं बता पाए कि ये लोग इसमें शामिल हैं। कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। इसके उलट आप 26/11 घटना को देखिए, 2008 की। भारत सरकार ने सभी डोजियर्स लेकर के रख दिया। उस डोजियर को आज के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि वो लव लेटर का आदान प्रदान बंद करो। आप जो चीजें राजनीतिक डिप्लोमेसी के लिए आवश्यक हैं उसकी अवहेलना कैसे कर सकते हैं? परिणाम क्या हुआ कि प्रतीकों से बात नहीं बनती ना। आप ये कहिए कि आपकी गोली चलेगी तो हमारा गोला चलेगा। इनसे जो सहयोगी आपको मिलने होते हैं वो नहीं मिलते। अगर आप ये कहेंगे कि वहां की जनता को आप टारगेट करेंगे, उनके लिए गोली आपकी बनी हुई है, फिर दुनिया के पैमाने पर आपको समर्थन नहीं मिलेगा। यह भाषा डिप्लोमेसी के स्तर पर अच्छी नहीं मानी जाती। आपके समर्थन में लोग नहीं खड़े होंगे। आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी लोगों को। आप और दूसरी चीज कि अगर ये संघर्ष शुरू हुआ तो इस संघर्ष के पहले तैयारियां क्या थी? तैयारियां मतलब किन किन देशों से आपकी बातचीत हुई, किन लोगों को आपने विश्वास में लिया, किन देशों को आप यह बताने में कामयाब रहे कि हम ये अगर हमारा सैनिक संघर्ष हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम क्यों बाध्य हो रहे हैं? तो ऐसा हुआ क्या? किसी देश के साथ आप किसी सुरक्षा समझौते में सहमत हो पाए? कोई तैयारी की आपने? पब्लिक डोमेन में तभी तक कुछ भी नहीं है। आप 1971 की लड़ाई याद कीजिए। 1971 की लड़ाई शुरू हुई है सितंबर में और उसके पहले अगस्त में इसी रूस के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौता हुआ था। व्यापक हुआ था। कई कूटनीतिक समझौते हुए थे, रणनीतिक समझौते, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हुए थे 1 महीना पहले ही। हम बिना अपनी तैयारियों के साथ केवल प्रतीकों के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते। और आज स्थिति ये हो गई कि दुनिया के पैमाने पर हम पाकिस्तान और भारत एक साथ रखा जाने लगा, जो कभी नहीं था। जो चीजें, अब ये सवाल यही है कि जिन कारणों से भारत किसी सैनिक संघर्ष में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, वह किसी सैनिक संघर्ष को टालने का प्रयास कर रहा था, उसके पीछे वजह क्या थी? हमारा ये था कि हम दुनिया के पैमाने पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हम अपना विकास करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास करेंगे। कुछ नहीं किया। आप सैनिक संघर्ष में उतर गए और उसका परिणाम आपके सामने आ गया। अब इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश, अब सवाल ही तो हो रहा है ना कि इसके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश। पाकिस्तान में तो इस तरह के संघर्ष केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किए जाते रहे, हमेशा से वहां की स्थिति रही है। हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया है, चाहे 1971 की लड़ाई रही हो और चाहे 1999 में करगिल का संघर्ष रहा हो। और किसी भी युद्ध को राजनीतिक लाभ लेने की या इस तरह की भोड़ी कोशिश नहीं की गई जो आज की जा रही। अभी आज खबरों में है कि तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुलाया गया था आईपीएल देखने के लिए, कि प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके आईपीएल देखेंगे और उसका जबरदस्त मार्केटिंग की जाएगी। उन्होंने मना कर दिया जाने से। वायुसेना अध्यक्ष ने सीधे सीधे कहा कि किन स्थितियों से हम गुजर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ा डंडोरा पीटा जा रहा था
कि हम रक्षा उत्पादन में, आयुध उत्पादन में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, हमारा निर्यात बढ़ रहा है, हमारा क्या क्या बढ़ रहा है, तमाम देशों के साथ हमारा सहयोग बढ़ रहा है। और आप इसी देश के वायुसेना सेनाध्यक्ष कहते हैं कि कोई भी सुरक्षा संबंधी प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं हुआ। कौन सी बात सही है? आप कुछ हासिल किए बगैर मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपके पास कहने के लिए क्या है? आपने युद्ध विराम किया, क्यों किया? क्या हासिल किया आपने? आपने जो सैनिक संघर्ष किया उसमें आपने क्या किया? जो आतंकवादी वहां हैं उनमें से किसी को पाने में आप अपने प्रत्यार्पण कराने में सफल हो गए? जो आतंकवादी इस पहलगांव की घटना में शामिल थे उनको आप अपने पास लाने में सफल हो गए? किया कि मिला क्या है आपको? ये आज बताने की स्थिति में अपने आप कुछ भी कह लीजिए कि उनके हवाई जहाज नष्ट कर दिए, वो कर दिए, तमाम आप अपनी बात कहते रहिए। भारतीय सेना की उपलब्धियों को आप अपनी डिप्लोमेटिक उपलब्धि थोड़ा बता सकते हैं। अपनी डिप्लोमेटिक उपलब्धियों की बात चर्चा की है, उसमें आपने क्या हासिल किया? तो हासिल आप ये पहला मेरी स्मृतियों में ये पहला सैनिक संघर्ष है जिसको लेकर के सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल कभी नहीं पूछा गया, आम आदमी ने कभी सवाल नहीं पूछा। यहां तक कि जब पहलगांव की घटना हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कुछ लोगों ने कहा, आम आदमी ने नहीं पूछा। आम आदमी सरकार के साथ खड़ा था। और यह पहली सरकार है जिसको विपक्ष का इतना जबरदस्त समर्थन मिला। इसके पहले किसी सरकार को भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ बीजेपी में विपक्ष में रहते हुए इस तरह का समर्थन नहीं दिया। हर बार सवाल पैदा किए। 1948 में भी सवाल पूछा गया, युद्ध विराम को लेकर सवाल पूछे गए, बीजेपी ने तत्कालीन जनसंघ ने विरोध किया और तमाम तरह के सवाल उठाए। 1971 में सवाल उठाए, शिमला समझौते का विरोध किया। 1966 में सवाल उठाया गया, ताशकंद समझौते का विरोध हुआ। 1962 में भारतीय जनसंघ ने विरोध किया और सरकार के निर्णयों का विरोध किया। और इन लोगों ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की और सरकार ने विशेष सत्र बुलाया। यह पहली सरकार है जो विशेष सत्र नहीं बुलाई। संसद में बैठ कर अपनी बात करने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि विपक्ष खुलेआम करा था कि अनकंडीशनल सपोर्ट है, आप कुछ भी निर्णय लीजिए। तभी आपने आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। तो ये आप इस युद्ध, इस संघर्ष को लेकर के दुनिया के पैमाने पर जो गिरावट आई है भारत के सम्मान को लेकर के, वह एक बहुत इसका दुखद पक्ष है। हम एक ताकतवर माने जाते रहे और आज हम पाकिस्तान के साथ हमारी तुलना की जाने लगी है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर या जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, भारत की एक साख रही है। भारत की बातों का एक महत्व हमेशा से रहा है, कुछ नहीं हो पाया। अब आप आज भारत पाकिस्तान होने लगा। इस भारत पाकिस्तान के साथ जोड़ करके देखने की जो स्थितियां रही हैं, इसको दूर करने में भारत को कितना संघर्ष करना पड़ा था। सालों साल का संघर्ष है और हम आज जाके वहीं खड़े हो गए। तो यह एक कूटनीतिक स्तर पर कहां पर कमी रह गई, ये तो भारत सरकार को बताना पड़ेगा। और उससे इस युद्ध के कारण कोई राष्ट्रवाद, जो फर्जी राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, मुझे नहीं लगता कि वो बन पाया। लोगों के मन में ढेर सारे सवाल हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए और आप इस संघर्ष का आपका हासिल क्या है। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है, कुछ भी नहीं। जी आतंकजीत सिंह साहब, हम जी माफ कीजिएगा, सुनील भाई आप कंप्लीट करिए। माफ कीजिएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो जिस दौर से आज स्थिति में हम आप गुजर रहे हैं, आप जिसे आप सोचिए कि टेस्ला को लेकर के, टेस्ला क्यों आएगी भारत में? सामान्य तरीके से आप बात कीजिए। भारत के कार बाजार में 29-39 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के जो कारें बिकती हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है? कार खरीदने वालों में 2%। क्या कर लेगी टेस्ला आकर के यहां पर? और उसको चैलेंज करने वाली कई कंपनियां पहले से भी हैं और अच्छी कारें दे रही हैं, सस्ती भी दे रही हैं और टेस्ला सुविधाजनक भी दे रही हैं और टेस्ला से सस्ती भी हैं। तो एक आम उपभोक्ता स्टेटस सिंबल के लिए कितने लोग खरीदने वाले हैं? ये बात होगी। और टेस्ला इतना बड़ा निवेश करके पा क्या जाएगा? बस साहब को मिल क्या जाएगा? और मस्क ने कब बहुत महत्व दिया, कितनी बार जो भी बात कर रहे थे मल्होत्रा साहब कि उन्होंने 2 बार उनकी घोषणा हुई कि भारत आने वाले हैं, नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। तो अगर आप व्यापार की बात कीजिए कि इससे आर्थिक लाभ क्या है टेस्ला को, क्यों आ जाएगी? और बिना आर्थिक लाभ के कोई बड़ा व्यापारी कहीं चला जाए, ये केवल
बाजार है, निश्चित रूप से बाजार है भारत, लेकिन भारत में क्रय शक्ति कितनी है? टेस्ला के उत्पाद को खरीदने वालों की संख्या कितनी है? ये तो बड़ा सवाल है। BYD पहले से मौजूद है यहाँ, उसने समझौते कर रखे हैं यहाँ भारतीय कंपनियों के साथ, संयुक्त उद्यमों लगाने जा रही है। जियोमी के ने अपने समझौते कर लिए हैं, जो चीनी कंपनियां हैं, उनके भी उत्पाद बाजार में आ गए हैं। अच्छी खासी चुनौती है। तो टेस्ला को लेकर के, टेस्ला, हालांकि भारत सरकार ने जो टेस्ला को लेकर के अब इस बजट में जो राहतें दी, आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत फिजिबल था उनके लिए आना। जी 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 जी। जी।